हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा आप लोगों का तहे दिल से इस एनसीईआरटी के क्लास में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छी तरीके से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ। आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपके लिए उलझा हुआ होगा शायद, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये उलझा हुआ टॉपिक आपको बहुत जल्द सरल लगने लगेगा। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मान के चलिए कि आपको दोबारा से यह टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको इतने अच्छे से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिकोड करके बताऊंगी कि दोबारा से आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आज बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखते ही देखते हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं। इससे पहले के 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को बता दें कि वो सारे चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से कराने का कोशिश की हूँ कि जब आप उस क्लास को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश की हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लास 7 के चैप्टर 5 पे आ चुके हैं और हमारा 5वां चैप्टर है जल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये एक इतना बेहतरीन चैप्टर है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के लिए कि जल के संदर्भ में एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया है। जल, जो कि मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जल की अगर हम बात करें, ये प्रकृति में इतना अद्भुत चीज़ है, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि मैं इसको अद्भुत क्यों बोल रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जल, जिसका सूत्र क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसलिए इसको H2O कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो कि सबसे तीव्र गति से जलने वाला पदार्थ है। तीव्र मतलब इसको अगर खुले में छोड़ दीजिएगा तो ये एकदम अधिक वायु के साथ क्रिया करके ये जलने लगता है। और बात करें ऑक्सीजन का, तो ये जो जलने में, किसी चीज़ को जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक। एक तीव्र गति से जलता है और दूसरा जलाता है, एक जलता है और दूसरा जलाता है, और इन दोनों को मिला के बनता है जल, जो कि किसी जलते हुए चीज़ को बुझाता है, बुझाने में काम आता है। हाइड्रोजन जो कि किसी को जलने में सहायक हो, मतलब जो खुद जलता है तीव्र गति से, और ऑक्सीजन जो कि किसी को जलाने में सहायक होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी ऐसा दुनिया का पदार्थ नहीं है जो कि जलेगा। यह जलने में सहायक होता है और एक तीव्र गति से जलता है, और इन दोनों को मिला दे तो जल बनता है, जो कि किसी भी चीज़ को बुझाने में सहायक होता है। तो है ना ये अद्भुत। इस पे आप जब अकेले में गौर कीजिएगा तब आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आएगी। आखिर ये जल जो है किस तरीके से बना है और ये अद्भुत क्यों है। अगर ये नहीं रहेगा तो पृथ्वी पे एक भी कोई भी जीव संभव नहीं है रहने का। इस चैप्टर में हम ऐसे ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि जल चक्र की क्या होती है, ये किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसेस है, और पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी होते हुए भी जो सब बोलता है कि पानी बचाओ पानी बचाओ। आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोलता है सब कि पानी बचाओ पानी बचाओ। 3/4 भाग पर पानी है, लेकिन फिर भी पानी की कमी क्यों महसूस होती है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं, और महासागरीय परिसंचरण के बारे में बात करने वाले हैं, और महासागरीय में जो महासागर में गतियाँ होती है किस तरीके से होती है, तरंग क्या होता है, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, धाराएँ क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और सुनामी के बारे में भी बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से हमारे जान माल को क्षति पहुँचाती है, और ये इसके सुनामी आने का क्या प्रमुख कारण है। इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं।
तो चलिए बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे चैप्टर पे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के लाइन को समझने का कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में जल को किस तरीके से समझाया गया है, क्योंकि अभी तक तो आप जल के बारे में ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे पहले से, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से समझाया गया है और इसके लाइन बाय लाइन को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं सीधा चैप्टर पे। सबसे पहले बात करें तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा के रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। आप लोग भी किए होंगे बचपन में। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाते, वह जल कहाँ चला जाता है? बचपन में ऐसा सोचते थे ना कि इसमें तो पानी था, और जब सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि पानी नहीं है, कहाँ चला जाता है। और जब शाम में भी देखते हैं तो पूरा दिन पानी है, शाम में पानी नहीं है, आखिर वो पानी कहाँ गायब हो जाता है? ये कभी सोचे हैं बचपन में? हम तो बहुत बार सोचे हैं। ठीक है, आज उसी सब के बारे में क्लास 7 की कक्षा में बताया गया है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी के बुक में आपको जल चक्र के बारे में समझाया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ किस तरीके से, अगर तालाब से जल गायब हो रहा है तो वो किस तरीके से गायब हो रहा है और वह गायब होकर कहाँ जा रहा है। आपको यही चीज़ समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रहा हमारा तालाब, और यहाँ से जब सूर्य का ताप पड़ता है तो फिर ये जल जो है संघनन होकर, मतलब वाष्पित होकर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये ऊपर उठती है। जब ये वाष्पीकरण होता है तो ये जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, और जब आपको पता है जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होते जाएगा, और जैसे जैसे एक ऊंचाई पे ये वाष्प चला जाएगा तो अचानक से ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो उसमें संघनन होगा, और अगर वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जब ये भारी हो जाएगा तो ये वर्षण कराएगी। आपको एक चीज़ और बता दूं, वर्षण और वर्षा अलग अलग चीज़ है। आप इसको एक ही चीज़ समझने का गलती ना करें। वर्षण अलग है और वर्षा अलग है। वर्षा का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में जो है कि बारिश हो रही है। वर्षण का मतलब होता है लिक्विड में भी, हिमपात में भी, और जो ओले गिरते हैं वो सारी चीज़ें मिला के वर्षण ही कहलाता है। आप कभी कभी देखे होंगे बारिश होते होते ओला भी गिरता है, देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें वर्षण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यही हमारी प्रोसेस कहलाती है जल चक्र। पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तालाब से ही वाष्पीकरण होगा, हर जगह से होगा। जहाँ जहाँ सूर्य की किरण पहुँचेगी और जहाँ जहाँ जल होगा, हर जगह से, महासागर से, सागर से, झील से, समुद्र से, हर जगह से, तालाब से, चाहे छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो, वहाँ से भी जो है वाष्पीकरण होगा। और जैसे जैसे एक ऊंचाई पे जाएगा तो संघनन होगा, वह वाष्प जो है ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमें वर्षण के रूप में पुनः धरती पे आ जाएगा वापस। जब धरती पे वापस गिरेगी तो वह जल, वही जो है कि नदियों से, तालाब से होते हुए वह धीरे धीरे फिर से समुद्र में जाके मिल जाएगी, और फिर इसी तरीके से यही प्रोसेस चलता रहता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। जब पृथ्वी पे वापस आ जाएगी तो फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर से संघनन होगा, फिर से वर्षण होगा, फिर से धरती पे आएगा, फिर से जो है कि वाष्पीकरण होगा। यही प्रोसेस चलता रहता है, यही जल चक्र कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि और एनसीईआरटी के बुक में क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है, जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है। यही प्रोसेस जल चक्र कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब पृथ्वी थलशाला के समान है।
हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। अब थलशाला क्या होता है यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। एक बड़े जार का 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा दें। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदनुसार उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें और मिट्टी एवं पत्तियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। कहने का मतलब है एक जार लिया है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें ना मिट्टी भर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत ह्यूमस भी ला दिया ताकि पेड़ पौधों को बढ़ने में आसानी हो, और पेड़ छोटा बड़ा कर करके लगा दिया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया ताकि पेड़ पौधे बिना पानी के तो रह नहीं सकते। पानी का थोड़ा सा छींटा दे दिया और ढक्कन को बंद कर दिया। और आप लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधे जो है वाष्पीकरण करते हैं। पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसके द्वारा जो है कि पत्ती से जल बाहर निकलता है, और वह जल जो बाहर निकला वह पुनः नीचे गिरेगा, पुनः इसकी मिट्टी पे नीचे गिरेगा, और पुनः वो पेड़ पौधे उसको अपने मतलब वाष्पोत्सर्जन के टाइम पे यूज करेगा, और पुनः यही प्रोसेस चलते रहेगा कि वह पत्तियों से जल निकला, फिर नीचे गिरा, फिर से वाष्पोत्सर्जन के रूप में उसका यूज किया, फिर से पत्ती से जो है वाष्पीकरण होगा। इस तरीके से होते रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। इसे ही थलशाला कहा जाता है, और हमारी पृथ्वी जो है एक थलशाला के रूप में बताया गया है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। और बोल रहा है कि जल शताब्दियों से पूर्व उपस्थित वही आज भी मौजूद है। मतलब जितना जल सदियों पहले मौजूद थी उतना जल ही अभी भी मौजूद है। जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। आप लोगों को तो पता ही है कि वाष्पीकरण के प्रोसेस से जल ऊपर उठती है। जब जल गर्म हो जाती है तो वाष्पीकरण होता है और ऊपर उठती है, और फिर संघनन होता है, फिर वर्षण होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तालाब में होगा या फिर कोई झील में होगा या फिर नदी में ही होगा। यह पृथ्वी के हर भाग में होगा जहाँ पे जल मौजूद है, चाहे वह महासागर हो, समुद्र हो, या फिर नदी हो, झील हो, या फिर तालाब ही क्यों ना हो, हर जगह से वाष्पीकरण होगा। अगर वाष्पीकरण हर जगह से हो रहा है, मतलब हर जगह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल ऊपर उठेगा, संघनन होगा, फिर वर्षण होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, जिस जगह पे हुआ वर्षण उसी जगह पे होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ। वाष्पीकरण हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण हुआ, ऊपर उठा, जल ऊपर उठा, और यहाँ पे संघनन होकर बादल का रूप ले लिया। एक हवा का झोंका आया और ये बादल को उड़ा के कहीं और लेके चला गया। बादल तो हल्का होता है और ये तैरता रहता है, जब होगा आकाश में तो तैरता है बादल। और ये हवा का झोंका आया, कभी आप सुने होंगे ना कि बादल लगाया था लेकिन उड़ गया। बादल उड़ के कहाँ चला जाता है? उड़ के कहीं जाता नहीं है, यह हवा की गति के कारण एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है। और फिर जब वहाँ पे वह जलवाष्प ठंडा होगा तो अत्यधिक ठंडा होने के बाद उसका संघनन होगा और फिर वर्षण के रूप में पृथ्वी पे वो नीचे आ जाएगा वापस। तो यही प्रक्रिया होते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेजन के नदी के ऊपर वाष्पीकरण हुआ तो वर्षण भी वहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस कह सकते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ बारिश हो रहा है तो हो सकता है वो अमेजन नदी बेसिन का भी पानी हो उसमें, ऐसा एनसीईआरटी में बताया जा रहा है। ठीक है, आप बस मेरी भावनाओं को समझिए और एनसीईआरटी के लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको हर संभव समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते हुए हिमनद, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, समुद्री जल में या फिर महासागरीय जल में ये घुला हुआ रहता है। इसीलिए हम जो है समुद्री जल को या फिर महासागरीय जल को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में नमक घुला रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको
जो है कि विश्व के प्रमुख झील एवं नदियों के बारे में बताया गया है कि कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सा झील कहाँ पे है, कौन सा सागर कहाँ पे है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगर उस एग्जाम में ज्योग्राफी पूछा जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महासागर के बारे में। महासागर के बारे में आपको क्लास 6 में भी पढ़ाई थी कि किस तरीके से हमारा महासागर कहाँ कहाँ पे है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से दोबारा से बताऊँगी, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा हमारे क्लास 6 के चैप्टर को नहीं देखा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से बताऊँगी, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 6 का ज्योग्राफी। मैं आपको उसमें भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ कि अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं महासागर के बारे में। ये हमारा प्रशांत महासागर, आपको यहाँ भी प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि प्रशांत महासागर 2 है। हमारी पृथ्वी गोल है तो उस गोल आकार को जो खोल के दिखाया गया है, इसीलिए प्रशांत महासागर 2 भागों में बटा हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गोल चीज़ को अगर आप काटते हैं, एक प्लेन मतलब सतह पे वो करते हैं, तो फिर आपको एक चीज़ 2 भागों में बटा हुआ जरूर दिखाई देगा। तो प्रशांत महासागर यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों एक ही है। इधर से खोल के दिखाया गया है, इसीलिए आपको ये 2 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर आप लोगों को पता होगा कि भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत से। भारत में कौन सी नदी है, कौन सा सागर है और कौन सा महासागर है। फिर धीरे धीरे करके हम पूरे जो है विश्व को जानने वाले हैं। तो इस बात पे आप जो है कि ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ, और आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्किप करना मतलब अपने हाथ से जो है कि 2-3 नंबर छोड़ देना। सबसे पहले बात करेंगे भारत से। भारत के दक्षिण में पाया जाता है हिंद महासागर। ये सबको पता है, ये सबको पता है हिंद महासागर। और जो है इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी पाया जाता है, ये भी पता होगा। और अरब सागर के बारे में कौन नहीं जानता होगा। अभी जैसा कि पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो अरब सागर के तरफ से भी इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है कि अरब सागर के तरफ से पाकिस्तान में हमला करने का, या फिर इधर से भी उसको समेटने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अरब सागर के बारे में तो किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अभी अरब सागर तो छाया हुआ है पूरे न्यूज़ चैनल पे हर जगह, ठीक है। ये तीनों के बारे में आपको पता है, ठीक है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बारे में भी आपको पता होगा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ये उत्तराखंड से होते हुए, भारत से होते हुए जो है कि ये बांग्लादेश में आगे गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आप भूल ही नहीं सकते हैं कि असम से होते हुए, जो कि असम में ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बनाते हुए ये भी बांग्लादेश में आकर गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो इन दोनों नदी को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। उम्मीद है कि इंडिया के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं चाइना के बारे में, जो कि एकदम ख़त्म देश है, चीन। चीन के बारे में बात करें तो चीन के उत्तर में लगभग वांग ही नदी है, वांग ही नदी बोलते हैं। ये चीन के उत्तर में पाया जाता है। चीन के बारे में एक ही नदी अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, वांग ही नदी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगली कक्षा में हम इसको और डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो दिया गया है हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो चीन में एक नदी, आपको वांग ही नदी के बारे में याद रखना है। और चीन के दक्षिण में जो है एक सागर है जिसे दक्षिण चीन सागर कहा जाएगा। और इसके पूरब में एक सागर है जिसे पूर्वी चीन सागर कहा जाएगा। पूरब में इसीलिए पूर्वी चीन सागर, और दक्षिण में है इसीलिए दक्षिण
और चीन के दक्षिण में है, इसलिए दक्षिण चीन सागर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा भारत का हो चुका और चीन का भी हो चुका। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको यहाँ दिख रहा होगा और उसके बाद हो जाता है हमारा काला सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर और ये रहा आपका दानुबी नदी जो कि यूरोप में आती है, यूरोप महादेश में आती है, ठीक है। और यहाँ है हमारा भूमध्य सागर, ये रहा हमारा भूमध्य सागर, जिससे कि भारत में जो ठंडी के समय में बारिश होती है भूमध्य सागर से आने वाली हवा के कारण ही होती है, ठीक है। और ये हमारा लाल सागर जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में आता है, लाल सागर, ठीक है। और आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना है मुझे, ये देखिए, ये है नील नदी। यहाँ आपको दिख रहा होगा नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे लंबी नदी बोल रही हूँ, बड़ी नदी नहीं बोल रही हूँ, सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। नील नदी जो है कि विक्टोरिया के आसपास से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और ये रही हमारी विक्टोरिया झील और कांगो नदी, ये रहा ऑरेंज नदी और नाइजर नदी। इन सारी नदी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये हमारा अफ्रीका का हो जाता है। अफ्रीका के अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। अफ्रीका महादेश के पास जो है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले लाल सागर, नील नदी और भूमध्य सागर और विक्टोरिया झील, ये 4 चीज़ मेन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। और एक्स्ट्रा में आप नाइजर नदी, कांगो नदी और ऑरेंज नदी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम, ये मैप जो आपको दिख रहा है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। आपको जो है कि एशिया महाद्वीप समझ में आ गया, यूरोप महाद्वीप समझ आ गया, अफ्रीका महाद्वीप समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के आसपास बस 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो हो जाता है हमारा कोरल सागर। कोरल सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है कोरल सागर। और दक्षिण में हो जाता है डर्लिंग नदी। डार्लिंग कोई नहीं बोल दीजिएगा, डर्लिंग नदी है। ये 2 चीज़ें ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में फ़िलहाल के लिए याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा, देखिए देखते ही देखते आप जो आधा का आधा मैप आधा से ज़्यादा कवर कर लिए हैं, कितना आसानी से। अब तो थोड़ा सा ही बचा तो इसको भी हम कर लेंगे। सबसे पहले बात करें उत्तरी अमेरिका के पास आ जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर में है इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में ये हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो है अटलांटिक सागर है। अटलांटिक सागर है लेकिन उत्तर में है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है इसलिए उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी अटलांटिक। ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील। 2 झील आपको याद रखना है जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में पाया जाता है। और बात कर ले यहाँ पे सुपिरियर झील, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुपिरियर झील तो आपको मतलब रट जाना है, आप मानचित्र को देख के आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि सुपिरियर झील कहाँ है। और साल्ट लेक सिटी और मिसिसिपी नदी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो है कि दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट है अमेजन नदी। एक ही नदी आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में याद रखना है और वो है अमेजन नदी। ये जो विश्व का सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी।
ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन सबसे बड़ी नदी के बारे में बोला जाएगा तो अमेजन नदी। ठीक है, ये जो है पूरे विश्व का जो है 20% ऑक्सीजन अमेजन जो है कि अमेजन जंगल से ही हमें प्राप्त होता है। अमेजन नदी के आसपास अमेजन जंगल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बारे में एक नदी याद रखना है, अमेजन नदी। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे है कैरेबियन सागर। ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ पे जुड़ती है एक दूसरे से वहाँ पे कैरेबियन सागर है। ठीक है, और प्रशांत महासागर के बारे में तो आपको पता ही है। और बात कर लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका के पास जो है महासागर उसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के दक्षिणी भाग में है। और उत्तर में है उसे आर्कटिक सागर कहेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारा पूरा का पूरा महासागर, झील, नदी, ये सारी की सारी चीज़ें विश्व का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ आपको, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इसको मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके दिमाग में ये डायग्राम छप जाना चाहिए। मैं आपको अच्छे से इसको बताने का कोशिश की हूँ। अगर कोई परेशानी हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो जल का वितरण। बोलता तो है कि जल बहुत सारा है, पानी बहुत सारा है, तो आखिर क्या दिक्कत है? हम लोग क्यों बोलता है कि पानी का कमी है, पानी बचाओ, पानी बचाओ, क्यों? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पानी का कमी नहीं है, पीने योग्य पानी का कमी है। पानी जो है दो तरह का हो जाएगा हमारा। एक हो जाएगा हमारा पीने योग्य, और एक हो जाएगा हमारा पीने योग्य नहीं। कट मतलब नहीं। पीने योग्य में हो जाता हमारा भूमिगत जल, नदी। ठीक है, इन दो चीज़ों का, और झील हो गया, इनका पानी ही हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। महासागरीय जल को नहीं पी सकते हैं, बर्फ छत्रक को नहीं पी सकते हैं, और वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है उसका भी हम उपयोग अपने दैनिक जीवन के लिए नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ जो है कि लगभग देखें तो 1% जल का ही उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जल का वितरण किस तरीके से किया गया है। इतना पानी होने के बावजूद 2/3 भाग पानी, 3/3 भाग पानी होने के बावजूद जो है कि हम पानी की कमी को क्यों महसूस करते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का क्यों सामना करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद सभी जल हमारे उपलब्ध हैं? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है महासागर में जो है टोटल जल का 97.3% महासागर में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं है, 97.3%। सोचिए, इतना पानी हम नहीं पी सकते। और बर्फ छत्रक के रूप में 2% पाया जाता है, जिसको भी हम नहीं पी सकते हैं। और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है 0.06%, इसको हम पी सकते हैं। भूमिगत जल को ही तो निकालते हैं ना, नलकूप के माध्यम से, चापाकल के थ्रू, इन सारे चीज़ों के माध्यम से, मोटर के थ्रू, ये सब भूमिगत जल के भूमिगत जल को ही निकालते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं झीलों का अलवण जल 0.09%, इसका भी यूज कर सकते हैं। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो कि 0.09% है, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक घुला हुआ रहता है। अगर नमक घुला हुआ है, अगर नमकीन जल है तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो इसका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में 0.019% पाया जाता है, इसका भी उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए नहीं कर सकते हैं। और नदियों में जो पाया जाता है 0.001%, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सोचिए कितना कम पानी का यूज हम कर सकते हैं, मुश्किल से 1% भी नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि पानी बचाओ, क्योंकि अगर हम भूमिगत जल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल लेंगे तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है। और वर्षा के माध्यम, वर्षा तो होती है, हम क्या करते हैं हर जगह पे जो है टाइल्स बिछा के रखे हैं, घर बना के रखे हैं, जिसके कारण वर्षा जल जो है नीचे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नहीं जा पा रही है, जिसके कारण जो है जल का वाटर लेवल पृथ्वी के नीचे जा रहा है। इसलिए हमें जल की कमी का महसूस होता है। तो इस तरीके से हमारा जल का वितरण दिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें तो अगर जल समुद्र में है, अगर वो लवणीय है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर लवणता है तो हम उसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। सोचिए कितना लवणीय होता है। और बात करें मृत सागर की, तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है। अगर कोई बोलेगा कि हमें नहीं जीना है, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, तो बोलेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो मृत सागर में जाके मरो। अगर कोई मृत सागर में जाके डूबना भी चाहेगा तो उसमें डूब ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें इतना सघन होता है उसका मात्रा कि अगर उसमें कोई डूबना चाहेगा उसमें नहीं डूब सकता है, वो तैरते ही रहेगा। लगेगा कोई चादर बिछा हुआ है और उस पर वो लेटा है, ऐसा फील होगा वहाँ पे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मृत सागर ज़रूर जाइएगा। मुझे भी जाने का मन है कि यार मुझे भी तो देखे कि कैसा आखिर है। अगर उसमें डूबना कोई चाहेगा तो क्यों नहीं डूब पाएगा, मुझे ऐसा करके देखना है। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी, और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे देखिए, यहाँ पे बच्चों की तरह समझाया गया है कि किस तरीके से जल का वितरण हुआ। लवण जल का 9 चम्मच है बर्फ छत्रक के रूप में, 2 चम्मच भौम जल के रूप में, आधा चम्मच झील के रूप में, और 1 बूंद ही नदी में है। इस तरीके से हमें जल की कमी का जो है अंदाज़ा लगाने के लिए ये क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार वाटर लेवल नीचे चला गया तो उसको जो है कि लेवल में आने के लिए बहुत साल लग सकते हैं, बहुत मतलब हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। महासागर में जो है 3 तरह की गतियाँ पाई जाती हैं, एक तरंग के रूप में, एक ज्वार भाटा के रूप में, और धाराएं के रूप में। महासागर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी तरह की गतियाँ पाई जाती है, तो 3 तरह की गतियाँ पाई जाती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रलब्धित किया जाता है। मतलब 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं तरंग के बारे में। तरंग क्या होता है, तरंग महासागर में किस प्रकार उठती है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समुद्र तट पर गेंद को खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं।
जब लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। आप लोग अगर समुद्र पे गए होंगे तो ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, अब क्या बोल रहा है इसको भी पढ़ लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन चलेगी तरंगे उतनी ही बड़ी होती है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा तरंग उठने का जो मुख्य कारण है समुद्र की सतह पर पवन है। जितना स्पीड हवा चलेगा, जितना स्पीड पवन चलेगा, उतना स्पीड, उतना ऊंचा, उतना तेज तरंग चलेगी, ठीक है। हवा के कारण ही तरंग उठती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तरंग उठने का मुख्य कारण आपको पता चल गया होगा, पवन है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है जिसके कारण अत्यधिक विनाश होता है। अत्यधिक विनाश होता है अगर तेज पवन चला तो समुद्री तट के जो शहर है, इलाके हैं, उस सबको डुबा देगा, क्योंकि इतना विनाशकारी होता है तरंग कि अगर हवा का वेग, पवन का वेग तेज है तो उतनी ही तेज गति से समुद्र की तट से टकराएगा, जिससे सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी हानि और काफ़ी क्षति देखने को मिलेगी, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ये जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है और इसके प्रमुख कारण भूकंप और ज्वालामुखी भी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। अगर धीरे धीरे चल रहा है तो वो तरंग कहलाएगा, लेकिन अगर समुद्र के नीचे कोई भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया, तो इससे और ज़्यादा तेज़ी से तरंग उठेगा जिसे सुनामी कहा जाएगा, ठीक है। और सुनामी से सीमावर्ती इलाके जो है डूब जाते हैं, इतनी उसकी रफ्तार तेज होती है, ठीक है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। समुद्री के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। सोचिए कितना खतरनाक सुनामी आया होगा। और बोल रहा है सुनामी जापान का भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय का मतलब होता है कि जहाँ पे समुद्री जहाज आके लगते हैं, ठीक है, उसे ही पोताश्रय कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको सुनामी क्या होती है, तरंग क्या होती है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है सुनामी जो है पृथ्वी पे किस प्रकार तांडव मचाया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। हिंद महासागर में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण जो है कि भारत का अंडमान निकोबार पे बहुत क्षति हुआ था और इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है और ये अंडमान निकोबार का सबसे नज़दीकी द्वीप है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। सोचिए कितना विनाशकारी भूकंप आया होगा। आपको मैं भूकंप के बारे में कल के क्लास में ही समझाई थी आपको कि 7 अगर हो गया तो ये बहुत खतरनाक भूकंप होता है, 7 का, 7.0 का, लेकिन यहाँ पे 9.0 आया तो सोचिए कितना विनाश मचाया होगा। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया था। भारतीय प्लेट जो है वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। मैं आपको बताई थी प्लेटें जो है कि हमारे पृथ्वी के नीचे प्लेटें पाई जाती हैं और टोटल 7 प्लेटें हैं, बड़ी छोटी। तो भारतीय प्लेट जो है वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, ठीक है, और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। यह नीचे की दिशा में झुक गया। यह विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगे। परिणाम स्वरूप दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगे। जब ऐसा कुछ होता है तो इसका पता है सूचक क्या है कि महासागरीय जल जो है तेजी से पीछे हटने लगेगा। पीछे मतलब समुद्र की तरफ वापस लौटने लगेगा, ठीक है। और समुद्री प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे
जल पर जल वापस समुद्री तट की ओर लौटने लगा। जितनी स्पीड से वो पीछे जाएगा जल, उतनी ही स्पीड से आगे फिर रिटर्न आएगा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए थे। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ, अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्योंकि आपको पता है कि जब भूकंप आता है तो अधिकेंद्र से दूर हटने पर उसका असर कम होते जाता है। यही कारण है कि जब हम श्रीलंका की ओर भूकंप की तरंगे गया था तो उसका स्पीड जो है कम हो गया था, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो गया था। समुद्री तल से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक गई, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए और भारत में आंध्र महासागर के तटीय प्रदेश जैसे कि तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। पहले से हम नहीं लगा सकते अनुमान, लेकिन हम किसी बड़ी सुनामी के बारे में बात करें तो 3 घंटे पहले लगाया जा सकता है। महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो 2004 में जो आया था सुनामी, ये हिंद महासागर में ही आया था, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है अभी कि सुनामी आने से 3 घंटे पहले सूचना इसकी मिल सके। ठीक है, अब आगे बात कर लें तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। हिंद महासागर में जो कम सुनामी आता है, इसीलिए जो है कि यहाँ पे वो प्रणाली मतलब वो सुविधाएं नहीं मतलब किया गया है सुनिश्चित। लेकिन आ गया 2004 में लापरवाही का नतीजा था ये। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करें तो और दिया है दिसंबर 2004 में जब सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासी में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की सर्वाधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। मैं आपको बताया कि तेजी से कम होगा और तेजी से रिटर्न होगा। जैसे कि ये हमारा तटीय क्षेत्र है, जल जो है इधर से तेजी से जो है इधर समुद्र की ओर भागेगा, और जितनी तेजी से इधर जाएगा उतनी ही तेजी से इधर रिटर्निंग होगा। और अगर तेजी उसमें रहेगा तो ये जो है आगे की ओर भी गति करेगा और आगे के तटीय जो शहर है उन सारी चीज़ों को बहुत काफ़ी नुकसान या और क्षति भी पहुंचाएगी। ठीक है, यही समुद्र में सुनामी आने का प्रमुख संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं विनाशकारी तरंगें उठने लगती है जब तटीय जो बोल रहा है कि जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उसे अचंभे से देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। अगर ये जागरूकता रहती तो ऐसा थोड़ी होता। जैसे ही देखिए, कहने का मतलब है जैसे ही समुद्र की ओर जाने लगी तो लोग ना आश्चर्य होकर उसको खड़े होकर देखने लगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि ये सुनामी आने का संकेत है, भागेंगे यहाँ से। बहुत सारे लोग तो इसीलिए मारे गए थे, वहाँ पे खड़े होकर देखने लगे। ठीक है, जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ठीक है, यही कारण है। अब बात कर लेते हैं ज्वार भाटा के बारे में। अगर ज्वार भाटा के बारे में बात करें तो ये दिन में 2 बार आती है। महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उठना ज्वार कहलाएगा और गिरना भाटा कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाती है तो तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। मतलब ऊपर उठा ज्वार, नीचे गिरा भाटा, ऊपर उठा ज्वार, नीचे गिरा भाटा। ठीक है, अब आगे चलिए।
अब ज्वार भाटा आने का क्या कारण है, क्यों ज्वार भाटा आता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी के बुक में किस तरीके से समझाया गया है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल समुद्र के जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी के तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होते हैं तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये है आपका एक दोस्त और ये है आपका एक दोस्त, ठीक है। ये आपका एक दोस्त, ये आप हैं, आपको रेड कलर से दे देती हूँ, ठीक है। ये आपका एक दोनों दोस्त आया, बोला कि चलो, कहाँ चलो, बोला चलो खेलने चलते हैं। ये आपको एक हाथ पकड़ के ये खींच रहा है इधर इधर। और आपका एक दोस्त आया, बोला कि चलो बाजार घूमने चलते हैं, और ये भी खींच रहा है। इस तरह से खींच रहा है, ये एक तरफ से ये दोस्त खींच रहा है, एक तरफ से ये दोस्त खींच रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, बीच में स्थिर रहिएगा ना, बीच में स्थिर रहिएगा। लेकिन वही अगर समझ ले पृथ्वी के मामले में, तो मान लीजिए ये आप जो है आप अर्थ है और ये चंद्रमा है और ये सन है। दोनों जो है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए जो जल है, जल ये इस भाग का इधर उठने लगेगा, इस भाग का इधर उठने लगेगा, पृथ्वी अपने जगह पे बना रहेगा। लेकिन ये दोनों जो है, एक जल जो है उठाएगा, ये दोनों मिलके अपनी अपनी ओर जल उठाएगा। ये खींचेगा तो जल इधर उठेगा, ये खींचेगा तो जल इधर उठेगा, ठीक है। यही जो है प्रोसेस कहलाती है ज्वार भाटा। अगर बात करें, ये तो दोनों साइड हो गया। अगर बात करें इस तरीके से कि मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा, ये है हमारा चंद्रमा और ये है हमारा सन, ठीक है। अब तीनों एक सिध में है और दोनों मिल के पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। दोनों का ताकत मिला के पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। तो पृथ्वी जो है अपनी जगह पे बना रहने के लिए ये भी तो कुछ फोर्स लगाएगी, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये पृथ्वी विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी ताकि हम अपने जगह पे टिके रहें। इस टाइम जो आता है ज्वार, वृहद ज्वार आता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में पानी उठेगा दोनों साइड। और आपको बता दें ज्वार भाटा एक साइड में नहीं आता है बल्कि दोनों साइड आता है, ठीक है। यही चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बुक में समझाने की कोशिश किया गया है। अब इसके लाइन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर निकल आती है, तट पे निकल आएगा मछलियाँ वगैरह। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइम पानी में गति रहता है, इस तरीके से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं। अब बात कर लेते हैं तीसरी गति, जो महासागरीय परिसंचरण में होने वाली तीसरी गति है महासागरीय धाराएं। ये किस प्रकार से महासागरीय जल में गति उत्पन्न करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बने वाली जल धाराएं होती हैं। हमेशा नियमित रूप में ही बहेगा, उसका दिशा भी निश्चित रहता है। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म
महासागरीय धाराएं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहाँ का जल बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए वहाँ पे गर्म जल धाराएं पाई जाती है। और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि ध्रुवों की ओर जो है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर ठंडी जल धाराएं पाई जाती है। और जो है कि धाराएं जो है गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की तरफ गति करेगी और ठंडी जलधारा गर्म जलधारा की ओर गति करेगी। शीत धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है, कभी कभी एग्जाम्पल के थ्रू ये पूछ लिया जाएगा आपसे। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है, वहाँ स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है। जहाँ पे गर्म और शीत धाराएं एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पे मछली का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे मछली सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र के इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश किया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भर ले। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। ये आप घर में करके देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगी कि महासागरीय जल धाराएं किस प्रकार जो है गति करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी के बुक में आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने का कोशिश किया गया है। मैं आपको इसमें मेन चीज़ जो है उसको समझा देती हूँ। ये हमारा विषुवत रेखा जो बीच में आपको दिख रहा है, ये हमारा विषुवत रेखा है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं। और सबसे गर्म जल धाराएं जो है गल्फ स्ट्रीम, ये रहा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। और विषुवत रेखा के आसपास जितनी भी जलधाराएं आपको दिख रही है वो सारी गर्म जलधाराएं हैं। और ध्रुव के तरफ, चाहे आप उत्तरी ध्रुव ले लीजिए या फिर दक्षिणी ध्रुव ले लीजिए, इस ध्रुवों की तरफ जो है आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेगी और गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ गति करेगी और ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा की तरफ गति करेगी। यही सारे प्रोसेस चलते रहता है, इसलिए महासागरीय जल में जो है कि गति होते रहता है। ठीक है, और इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। और मतलब क्लास 8, 9, 10 अभी तो बहुत सारे क्लासेस हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, तो आप बस इतनी ही चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कूड़े वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे देखिए, ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश। आपको पता है कि चैप्टर जैसे भी फिनिश होता है मैं आपको अभ्यास के प्रश्न भी देती हूँ। हालांकि आप लोग आंसर नहीं देते हैं कमेंट में, तो आप लोग क्यों नहीं देते आंसर इसका? मैं आपको इतने अच्छे से टॉपिक पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन जब आंसर के बारे आती है तो आप लोग देते नहीं हैं। मैं आपको होमवर्क के थ्रू रोज़ बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर का जो है कि सारा कुछ करके आइए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर क्या कीजिए बाद में, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए दोबारा से क्लासेस रखूँगी, दोबारा से समझाऊँगी, आपके लिए डाउट क्लासेस भी रखूँगी। लेकिन हाँ, मैं आपको जितना पढ़ाई वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा? जब आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। मैं आपको बोलूँगी, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभ्यास को भी ज़रूर कीजिए। मैं आपको हर क्लासेस में होमवर्क देती हूँ, इसीलिए देती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप क्लासेस देखे फिर भी आपको उतना समझ में नहीं आया तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, बुक में ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको नहीं पता है अभी तक उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ। तो आज का मेरा ये होमवर्क है, तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना। अगर जो नहीं देगा वो याद रखना, उसको पाप लगेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीज़ों का आंसर आप 1, 2, 3, 4, हाँ 4 तक का आंसर आपको देना है। मैचिंग करने में तो क्या ही दिक्कत है, महिलाएं तो एक्सपर्ट होती है, तो इसका मैचिंग कर ही दीजिएगा। और ये रहा आपका वस्तुनिष्ठ, जिसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाती रहूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लासेस कैसे लगती है, और हाँ, आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।